हेलो एवरीवन, जैसे कि आज हम लोग को पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू टीडीएस। बट इंट्रोडक्शन टू टीडीएस स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पीछे जो जीएसटी हम लोगों ने कवर किया था उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई है एडजस्टमेंट्स को लेकर के, तो उसको थोड़ा सा पहले रेक्टिफाई कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। पहले तो एडजस्टमेंट्स में क्या गलती हुई है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एक हम लोगों ने परचेज की एंट्री की थी गोदरेज से, है ना, जिसमें हमने लॉक का परचेज किया था। तो वहां पे मैंने खरीदा तो इनपुट लगना था, हमने गलती से सीजीएसटी एसजीएसटी यानी कि जो आउटपुट वाला पॉइंट था उसको हमने लगा दिया था। तो उसको पहले थोड़ा सा रेक्टिफाई करेंगे, उसके बाद फिर जीएसटी टीडीएस स्टार्ट करेंगे। तो पहले देख लीजिए क्या गलती हुई थी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, हम लोगों ने तो कंप्लीट कर लिया था, बैलेंस शीट में सब कुछ खत्म है, पेमेंट में कोई गलती नहीं है। जस्ट जो गलती हुई है वो एडजस्टमेंट में। वो एडजस्टमेंट क्या था चलिए दिखा देता हूँ एक बार। हम लोगों ने ये एडजस्टमेंट किया था ये फिगर्स के साथ, तो यहाँ पे जो सीजीएसटी एसजीएसटी के साथ जो फिगर आया था उसी के अकॉर्डिंगली किया था। बट यहाँ पे फिगर थोड़ा सा चेंज होगा, बिकॉज यहाँ पे जब हम लोगों ने बिल काटा ना, ये गोदरेज लॉकर से जब हम लोगों ने परचेज किया था, ये यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी देख के हम लोगों ने सीजीएसटी एसजीएसटी काट दिया। यहाँ पे क्या है, हम लोग तो परचेज कर रहे हैं ना, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना था, हम लोग को यहाँ पे काटना था इनपुट सीजीएसटी। चलिए देखते हैं, वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो गोदरेज लॉकर से जो हमने परचेज किया था, ये परचेज है, तो परचेज में क्या लगना चाहिए, इनपुट। ठीक है, तो इनपुट लगना चाहिए। ये जो फिगर आ रही थी यहीं पे गड़बड़ी है। अब मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूं। अगर हम लोग देखें जीएसटी रिपोर्ट में, जीएसटी रिपोर्ट करो, बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट अगर हम चेक करें 1 अप्रैल से 1 मई का, तो यहाँ तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस दिखा रहा है, ये कुछ ये फिगर दिखा रहा है। जो ये फिगर हमने एकदम बुक में हम लोगों ने स्क्रीनशॉट में रखा हुआ है, दिस वन दिख रहा है सब लोग को। लेकिन जैसे मैं वहां पे इनपुट करूंगा ये फिगर चेंज होगा। टैक्स लायबिलिटी तो सेम रहेगी, बट यहाँ पे इनपुट आउटपुट का फिगर चेंज होगा। चलिए देख लीजिए क्या फिगर चेंज होगा। इनपुट यहाँ क्या होना चाहिए, सीजीएसटी, इनपुट क्या होना चाहिए, एसजीएसटी। ये हमने किया सही, कंट्रोल है। अब चलते हैं बैलेंस शीट। 1 अप्रैल से 1 मई तक का ही चेक करेंगे, बिकॉज आपको पता है 1 जुलाई को हमने एडजस्टमेंट, 1 जुलाई के पहले मतलब आपको देखना है, बिकॉज 1 जुलाई को आपने एडजस्टमेंट कर दिया है। 2 जून तक का भी देख सकते हैं। अब अगर आप देखेंगे सेम अमाउंट आ रहा है, बट यहाँ पे जो टैक्स का अमाउंट है थोड़ा फर्क हो गया, तो ये रियल फिगर होना चाहिए। तो मैं अभी आउटपुट में यहाँ पे फिगर चेंज कर रहा हूँ। सबसे पहले आउटपुट आईजीएसटी का तो सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। जो चेंजेस है वो यहाँ पे 151,804 151,804। तो आप लोग अपने बुक्स में, जिसको भी बुक प्रिंट होके मिल चुकी है वो अपना रेक्टिफाई कर लेगा, ये आएगा। यहाँ पे भी सेम अमाउंट होगा, सेम अमाउंट यू कैन कॉपी हियर। नो, इनपुट में अगर हम देखें तो 1,12,000, या आईजीएसटी तो सेम है 81,000, बट ये जो 112,219 0.47 सेम अमाउंट किसका आएगा, इनपुट एसजीएसटी का भी सेम अमाउंट आएगा। ठीक है, अब इसको एडजस्ट करते हैं। यहां पे हम लोग अगर देखें 81,000 में 57, तो यहीं पे रिड्यूस हो गया है ना, वो तो एकदम सही जा रहा है, इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं है, ये एकदम सही जा रहा है। तो अगर 57 अगर ये लेस हुआ तो जाहिर सी बात है अमाउंट क्या आएगा, अमाउंट हो गया नील। अमाउंट क्या हो गया, नील हो गया। अब यहाँ पे अगर बात करें 151 देना है, तो 151 में ध्यान रहे सबसे पहले 81,000 में से इसको माइनस करने के बाद बच रहा है इतना, तो ये पहले माइनस करेंगे,
इस माइनस को करने का मतलब समझ रहे। अब बच गया कितना, जितना भी रह गया उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे किससे, हम लोग एडजस्ट करेंगे इस 1 लाख। इसको हम लोग एक्सेल पे अच्छे से देख सकते हैं। देखिए आपकी टैक्स लायबिलिटी थी कितनी, अगर हम बात कर रहे हैं CGST की, तो CGST थी 151,804.99, इतना देना था ना। डेसिमल पोर्शन नहीं ले रहा है, यहां से इंक्रीज कर लेते हैं, सही है। अब फिर क्या करना है, अब इसमें से उठ के कितना आ रहा है 23,824, यही फिगर चल रहा है। आई कैन कॉपी इट ऑल्सो, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। तो ये माइनस करना है, ये माइनस करने के बाद जो वैल्यू बच रही है वो इतनी बच रही है 1,27,000, सही है। अब इसके बाद हमारे पास पता है इनपुट CGST का पैसा है, ये सबसे पहले इसको रिड्यूस करता है IGST को, बट IGST ऑलरेडी नील हो चुका है, तो ये सीधे रिड्यूस किसको करेगा, इन आउटपुट CGST को। तो पूरा अमाउंट से हम रिड्यूस करेंगे, पूरा अमाउंट यूटिलाइज हो जाएगा किसको रिड्यूस करने में, आउटपुट CGST को रिड्यूस करने में। गॉट इट। अब जब अमाउंट देखेंगे तो कितना है 15,761, सही है कि नहीं सही है। तो जो अमाउंट जो बच रहा है वो कितना बच रहा है 15, ये सही है ना, हाँ ठीक है 1571 सही है। अब हम बात करेंगे किसकी, SGST की। SGST में अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले ये जितना 1,12,000 ये सीधे रिड्यूस करेंगे हम 151 में से, क्लियर। मैं जानबूझ के इधर कर रहा हूं ताकि आपको अलाइनमेंट के वजह से दिक्कत ना आए। आई कैन, क्लियर है सबको। यहां तो नील हो गया, यहां पे घटने के बाद इतना बचा, यहां पे घटने के बाद इतना ही आएगा। लेट मी शो यू, ये अमाउंट था, इसमें से लेस हुआ 1,12,047। अगर इसको लेस करते हो तो यहां देखो फिगर कितनी बच रही है 39,585.52, मतलब टैक्स अमाउंट तो सेम आ रहा है, बस एडजस्टमेंट का हमारा फिगर थोड़ा चेंज हो रहा है। तो सवाल उठता है ये एडजस्टमेंट की जो एंट्री हम लोगों ने किया था नीचे, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा आपको, है ना। तो मैं एडजस्टमेंट की एंट्री आपको दिखा देता हूँ टैली पे। जो अब एडजस्टमेंट की एंट्री होगी वो क्या होगी, ऑलरेडी हम लोग ने एडजस्टमेंट की एंट्री कर रखी है। ये IGST पूरा का पूरा 57,175, ये पूरा खत्म हो गया। आउटपुट खत्म। अब इनपुट, ये आउटपुट CGST देखते हैं। आउटपुट CGST खत्म कितने से हो रहा है, इन दोनों अमाउंट को आप ऐड करेंगे, है ना भाई। आखिर में इस 151 में से इतना ही रह गया ना, बाकी खत्म ना, तो कितने से आउटपुट खत्म हुआ ये आपको चेक करना है। तो इसको मैं यहां से बता देता हूं, टोटल जो खत्म हुआ है ये 23,000 प्लस 112, 136,043, 136,043.550 है। अब देखो यहाँ पे जीरो, यहाँ नहीं 4 पैसा रह गया, 54 पैसा आई थिंक है, 54 पैसा जीरो हो जाना चाहिए ना। जीरो हो जाना चाहिए, नहीं चलिए अभी देखते हैं। जीरो इसलिए हो रहा है बिकॉज हमने पेमेंट पहले कर दिया है। डोंट वरी, पेमेंट नहीं होता तुम्हारा बैलेंस दिखता, कितना बैलेंस दिखता, ये 15,761, लेकिन हमने ऑलरेडी पेमेंट की एंट्री भी कर रखी है इसीलिए वहां जीरो दिख रही है। SGST बताइए, SGST खत्म हो रहा है 112,219.47 नील, क्योंकि जो बैलेंस आया है, बैलेंस कितना है 39, ऑलरेडी हमने इसका पेमेंट की एंट्री, ये वाली एंट्री हमने पहले ही कर दी है।
मतलब ऑलरेडी हो चुकी है इसलिए नील आ रहा है, सब नील आएगा। 81,000। फिर इनपुट CGST रिड्यूस होगा पूरे 1,12,219। देखो यहाँ पे बच रहा है ना, होना नहीं ना चाहिए। अब एडजस्टमेंट हम सही कर दे रहे हैं। 1,12,219। I can copy it and paste over here and then enter 0 and then 0। अब सही है। तो फाइनली ये एडजस्टमेंट की एंट्री होनी चाहिए, है ना। I can take a screenshot of this। अच्छा, गलत बटन दब गया मेरे से। प्रिंट स्क्रीन। नाउ दिस जनरल एंट्री मस्ट बी देयर। तो ये जनरल एंट्री होना चाहिए। पॉइंट क्लियर एवरीवन? समझ में आप लोग को? अच्छा, तो जो एडजस्टमेंट की एंट्री होगी वो ये होगी। ठीक, तो ये एडजस्टमेंट की एंट्री मैंने उसमें ऐड कर दी है। तो ये एडजस्टमेंट की एंट्री आप लोग एडजस्ट कर लेना। समझ में आया कि नहीं आया? कहीं कोई दिक्कत नहीं? तो एडजस्टमेंट की एंट्री ध्यान रहे यहाँ पे अब ये होगी, जैसे कि मैंने रिप्लेस कर दिया है, आप लोग भी उसको कर लेना सही। थोड़ा सा मैं क्रॉप कर देता हूं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, बाकी तो सब आपने सही किया, पेमेंट वेमेंट बाकी सब सही था। मैं इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेता हूं। तो ये था एडजस्टमेंट में जो छोटा सा रेक्टिफिकेशन आपको करना था, जस्ट एडजस्टमेंट में, और कहीं नहीं। अब हम बात करेंगे आज TDS की। बेसिकली आज हम लोग को पढ़ना था TDS। तो TDS के टॉपिक को हम लोग कंसीडर करने जा रहे हैं। व्हाट इज TDS? चलिए देखते हैं। देखिए, अभी तक हम लोग GST पढ़ रहे थे। GST था क्या? GST एक इनडायरेक्ट टैक्स था, है ना, जो बेसिकली क्या होता है, हम लोग बेसिकली हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस पे देते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज पे। लेकिन अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं TDS। नाउ TDS क्या होता है? TDS इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। TDS क्या होता है? ये डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स में आता क्या आपका इनकम टैक्स, TDS TCS। तो TDS कुछ और नहीं है, TDS एक तरह का इनकम टैक्स ही है। एडवांस इनकम टैक्स को हम लोग TDS कहते हैं। चलिए यहां पे समझते हैं। पहले आपको एक कंसेप्ट समझना होगा कि इनकम ऑफ अ प्रीवियस ईयर इज नॉर्मली कैलकुलेटेड इन द असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर पहले आपको समझना होगा। प्रीवियस ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर के इनकम पे हम लोग जो टैक्स कैलकुलेट करते हैं वो कब कैलकुलेट करते हैं? असेसमेंट ईयर में, है ना। एंड टैक्स इज पेड देयर आफ्टर। और फिर जब असेसमेंट हो जाता है, असेसमेंट मतलब आपका टैक्स कैलकुलेट हो जाता है, तब फिर आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन अर्न इनकम 22-23 में अगर कोई इनकम कमा रहा है, 22-23 समझ गए ना, 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक अगर कोई इनकम कमाई है, इट विल बी कैलकुलेटेड इन द ईयर 2023-24। उसकी इनकम कैलकुलेट करेंगे हम कब? अगले साल 23-24 में, है ना। और गवर्नमेंट को हम ब्यौरा देंगे कि हमने पिछले साल कितना कमाया, ठीक है ना। फिर हम अपना कैलकुलेशन तो खुद करते हैं कि कितना हमारा टैक्स बना। फिर गवर्नमेंट भी असेसमेंट करती है कि आपने जो कैलकुलेशन किया वो सही किया है कि नहीं, है ना। फिर आप अपना टैक्स जमा करते हो। टैक्स विल ऑल्सो बी पेबल 23-24। तो 22-23 के इनकम पे आप टैक्स कैलकुलेट करके जमा कब करोगे? 23-24 में। यानी 23-24 में दो काम करना है, एक तो टैक्स कैलकुलेट करना है और टैक्स जमा भी करना है, ठीक है। सो द गवर्नमेंट मस्ट वेट फॉर द फंड टिल द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो ये साल जब पूरा खत्म होगा उसके बाद ना गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। तो गवर्नमेंट को वेट करना पड़ता है, ये पूरे साल की इनकम पे टैक्स के लिए वेट करना पड़ता है ना। ये साल खत्म होगा तब मुझे टैक्स मिलेगा, सही है। तो देखो प्रीवियस ईयर में हम करते क्या? प्रीवियस ईयर अगर आपसे पूछेगा कोई प्रीवियस ईयर होता क्या है, तो सिंपल से हम लोग कह सकते हैं कि जिस साल हम इनकम अर्न करते हैं, जिस साल हम इनकम कमाते हैं। असेसमेंट ईयर क्या होता है?
जिस साल हम उस प्रीवियस ईयर की कमाई गई इनकम पे टैक्स पे करते हैं और टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। रिटर्न मतलब ब्यौरा, जैसे हम लोग जीएसटी रिटर्न्स की बात कर रहे थे, है ना, जीएसटी का ब्यौरा देते थे, वैसे ही हम लोग यहाँ पे इनकम टैक्स का अपना ब्यौरा देते हैं कि हमने कितनी इनकम कमाई पिछले साल, है ना, चाहे वो सैलरी से कमाई हो, चाहे वो बिजनेस से कमाई हो, चाहे किसी भी तरीके से कमाई हो, इनकम कहाँ से मेरा आया। ठीक है, तो 20-21 अगर प्रीवियस ईयर है तो उसका असेसमेंट ईयर क्या होगा, 21-22। 21-22 अगर प्रीवियस ईयर है तो उसका असेसमेंट ईयर क्या होगा, 22-23। 22-23 अगर असेसमेंट प्रीवियस ईयर है तो असेसमेंट ईयर क्या होगा, 23-24। क्लियर है सबको? इस समय कौन सा असेसमेंट ईयर चल रहा है, 25-26। अभी 25-26 ही चल रहा है, तो 25-26 ये असेसमेंट ईयर चल रहा है। किस साल की इनकम पे लोग टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, 24-25। और ये 25-26 भी प्रीवियस ईयर बन रहा है, लोग कमा ही रहे हैं, तो इस पे टैक्स कब देंगे, 26-27। तो प्रीवियस ईयर में हम कमाते हैं, असेसमेंट ईयर में उसका टैक्स पे करते हैं, उसका ब्यौरा भी देते हैं। फिर आया क्या, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब अपवाद। अभी अपवाद क्या है, ये अपवाद था एडवांस टैक्स का, है ना। गवर्नमेंट को, जैसे कि मैंने बोला, वेट करना पड़ता था पूरे साल, साल खत्म होगा तब टैक्स आएगा। गवर्नमेंट ने सोचा अगर उसी साल टैक्स मिलने लगे तो और अच्छा होगा, है ना, तो उन्होंने लाया एक नियम एडवांस टैक्स का। इफ द टैक्स लायबिलिटी इज मोर देन इक्वल टू 10,000, अगर आपका 10,000 या 10,000 ज्यादा टैक्स बनता है साल का, देन असेसी नीड टू पे एडवांस टैक्स। गवर्नमेंट ने ये नियम लगा दिया, समझ रहे हो। मान लीजिए जिस लाइक अपने क्लास में सौम्या बैठी है, सौम्या की अगर मान लो इनकम की जितनी भी है उसके ऊपर इनका टैक्स कितना बनता है, सपोज 8,000 रुपए बनता है। कितना बनता है, 8,000। तो ये आराम से असेसमेंट ईयर में टैक्स देंगी, ब्यौरा भी देंगी, गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं। बात समझे कि नहीं समझे। लेकिन सपोज करो वहीं सुप्रिया है, उनकी इनकम इतनी है कि उनका टैक्स करीबन कितना बनता है, 18,000 रुपए, 18,000 का टैक्स बन रहा है, तो 10,000 क्रॉस कर गया ना सर। तो इनको क्या करना है, इनके लिए नियम क्या हो गया, अब इनके ऊपर एडवांस टैक्स का नियम लागू होगा। अब इनको क्या करना होगा, प्रीवियस ईयर में ही इनकम कमाना भी है और प्रीवियस ईयर में ही क्या कर देना है, टैक्स भी पे कर देना है प्रीवियस ईयर के एंड तक। तो प्रीवियस ईयर का एंड कब होगा, 31 मार्च। तो इसी साल इनको इनकम कमाना भी है और टैक्स भी पे कर देना है। तो फिर असेसमेंट ईयर में काम क्या रह जाएगा, बस एक काम, गवर्नमेंट को रिटर्न फाइल करना, आईटीआर बोलते ना, आईटीआर। आईटीआर मतलब इनकम टैक्स रिटर्न, बस एक रिटर्न फाइल करना रहेगा इनको। तो रिटर्न फाइल कब होता है, साल खत्म होता है मार्च में, 31 जुलाई होता है। हम इंडिविजुअल्स के लिए जिनका अकाउंट्स ऑडिट नहीं होता है, हम लोग के लिए आईटीआर का लास्ट डेट क्या होता है, 31 जुलाई। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने का समय। और जिनका अकाउंट्स ऑडिट होता है, जिनका अकाउंट्स क्या होता है, ऑडिट होता है, सीए लोग ऑडिट करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट लगाते हैं, तो उन लोग के लिए जो लास्ट डेट होता है 31 अक्टूबर होता है। उनके लिए ज्यादा समय है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7 मंथ। हालांकि इन सारे डेट्स को गवर्नमेंट अपने हिसाब से इसको चाहे तो जरूरत पड़ने पे आगे पीछे कर सकती है, ठीक है ना, बट डिफॉल्ट डेट्स यही है। यहां तक बात समझ में आया। अब हम बात करेंगे क्या, एडवांस टैक्स शेड्यूल की। अब वो कि एडवांस टैक्स तो सर हमारे ऊपर, हम जब मन करें तब जमा करें, प्रीवियस ईयर में ही तो जमा करें, हम जमा कर देंगे। बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको एडवांस टैक्स देना है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक शेड्यूल बनाया है। क्या बनाया है, शेड्यूल, कि कैसे जमा करना है। तो देखिए, अगर आप एडवांस टैक्स का शेड्यूल है तो आप देखो, ये जून बनाया, 15 जून पहला जो आपको किस्त जमा करना है वो जमा करना है कब, 15 जून को। 15 जून को 15% तक जमा कर दीजिए, समझ रहे। यानी कि मान लीजिए आपकी टैक्स लायबिलिटी 1 लाख रुपए बनती है, 1 लाख रुपए आपको टैक्स देना है, तो आप 15,000 रुपए जमा कर देंगे 15 जून। सोचो प्रीवियस ईयर शुरू कमाना शुरू किया, अप्रैल, मई, लो जून आ गया, 15 जून तक आपको पहली किस्त टैक्स की जमा करनी है। तो 1 लाख मान लो अगर तुम्हारा टैक्स बन रहा है तो 1 लाख का टैक्स का 15% यानी 15,000 तुम जमा कर दोगे कब, 15 जून तक। लास्ट डेट है 15 जून। अगली किस्त 15 सितंबर, कितना जमा कर देना है, 30% तक जमा, मतलब 30% और जमा कर दीजिए। यानी कि आप 1 लाख का 30% कितना हुआ, 30,000 जमा कर दो 15 सितंबर तक। यानी आप कितना हो गया टोटल, पहले 15 जमा किए थे, अभी 30, तो टोटल मिला के 45।
फिर 15 दिसंबर आएगा, 30% और जमा कर दो, हो गया कितना 75। फिर 15 मार्च तक 25% तक जमा कर दो, हो गया 100%। ऐसे आपको जमा करना। अगर 15 मार्च के बाद अचानक कोई ऐसी इनकम हुई जिसकी वजह से तुम्हारा टैक्स 1 लाख से बढ़ गया, 1,08,000 हो गया सपोज, तो 8,000 रुपए तुम क्या करना है 31 मार्च तक, 31 मार्च तक जमा करा देना। समय है अभी तुम्हारे पास। नहीं समझे? सवाल उठता है सर सैलरीड क्लास तो वो तो अपना टैक्स कैलकुलेट कर लेगा, उसको तो क्लियर हर महीना कितना मिल रहा है। बिजनेसमैन कैसे कैलकुलेट करेगा मेरा टैक्स कितना है? तो वो करेगा एजम्पशंस के बेसिस पे, यानी एस्टिमेटेड इनकम के ऊपर। जैसे तुमसे अगर पूछूं मैं बिजली का बिल कितना आता है, तो तुम बताते हो ना इतने कैरियर में आता है, तो किस आधार पे बताते हो? प्रीवियस मंथ के आधार पे, क्योंकि प्रीवियस 2-3 महीने में कितना बिल आया उसी के अकॉर्डिंगली बता देते हो। सही है कि नहीं सही है? तो वही जो अनुमान है, उसी अनुमान के हिसाब से बिजनेसमैन को भी अपना अनुमानित इनकम निकालनी पड़ती है, एस्टिमेटेड इनकम निकालनी पड़ती है। उसमें एस्टिमेटेड टैक्स निकालता है, एस्टिमेटेड टैक्स वो जमा करता है। समझ रहे? बल्कि बढ़ा के जमा कर दो, क्योंकि कम जमा किए तो इंटरेस्ट लेगी गवर्नमेंट 1% पर मंथ, ज्यादा जमा करोगे तो रिफंड कर देगी, वो भी इंटरेस्ट के साथ 0.5% पर मंथ के साथ। समझ गए? लेती कितना है 1% पर मंथ, देती कितना है 0.5% पर मंथ, लेकिन फिर भी ठीक है ना, देने से तो ठीक ही है। चलिए ये रहा एडवांस टैक्स। समझ में आया? एक तो एडवांस टैक्स देना है आपको, ऊपर से अपने शर्तों पे नहीं देना है गवर्नमेंट। सॉल्व तो मान लीजिए सर 15 जून को हम नहीं जमा किए, हम ये सब नहीं जमा, हम सीधे 15 मार्च को जमा कर रहे हैं तो, या 31 मार्च को जमा कर रहे तो ये सब जितना डिफरमेंट किए हो, डिफरमेंट मतलब जो गलतियां की हो, इन सब पे ब्याज लगेगा। अब ध्यान से देखो इन सभी मंथ के बीच में 3-3 महीने का गैप है। ध्यान दियो, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, दैट्स इट, 3 मंथ्स का गैप। तो 3-3 महीने का ब्याज देना पड़ेगा। जितना अमाउंट नहीं जमा किए, जिस टाइम पे जितना अमाउंट जमा करना था, अगर आपने ये 15,000 रुपए नहीं जमा किया तो उस 15,000 पे 3 महीने का ब्याज लगेगा 1% पर महीने। 3% लग गया ब्याज सीधा सीधा, 1 महीने का 1% तो 3 महीने का। 15 सितंबर को भी नहीं जमा किया, कितना नहीं जमा किया? तुमको लग रहा 30,000 नहीं जमा किया, लेकिन एग्जैक्टली पीछे भी तो नहीं जमा किए थे, तो अभी कितने 45% तक नहीं जमा, इतने भाई 15 सितंबर तक कितना जमा हो जाना चाहिए था? 45,000 जमा हो जाना चाहिए था। तुमने 1 रुपया नहीं जमा किया, तो 45,000 पे 1% लगेगा 3 महीने का। फिर 15 दिसंबर को भी नहीं जमा किया, लो 75,000 पे दो 1% 3 महीने का, यानी 3% देना पड़ेगा। 15 मार्च को भी नहीं जमा किए, तो पूरे 1 लाख के ऊपर। अब जायज बात है 15 मार्च के बाद तो 31 मार्च ही आता है, 15 दिन का कितना इंटरेस्ट ले लेगी गवर्नमेंट? 1% 1 महीने का। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो वो होता है। तो ये सब अगर दिक्कतें करेंगे आप, तो इस तरीके से आपको इंटरेस्ट के साथ जमा करना पड़ेगा, जो कि भारी थोड़ा हो जाएगा आपके लिए। अब सवाल उठता है सर एडवांस टैक्स तो समझ में आ गया कि हम प्रीवियस ईयर में ही कमाए, और प्रीवियस ईयर में ही हमने कमाते समय ही हमने क्या दे दिया? टैक्स दे दिया, और गवर्नमेंट को समय से पहले क्या मिल गया? टैक्स मिल गया। क्यों? बात समझ में आई सब लोग को? इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल तो सर टीडीएस क्या है? हम लोग को तो टीडीएस पढ़ना है, हम लोग का तो टॉपिक टीडीएस है। टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। कहीं लिखा नहीं है क्या मैंने? चलिए ठीक है, नहीं लिखा है तो यहां लिख देता हूं। टीडीएस का मतलब क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। देखिए मैं इसका फुल फॉर्म इसलिए नहीं लिखता क्योंकि नॉर्मली अपने बच्चे जब भी कहीं पढ़ते हैं ना, तो जब भी उनसे पूछते हैं व्हाट इज टीडीएस, तो मेरे को पहला जवाब देता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो मैंने उसको टीडीएस का मतलब पूछा है, मैंने उससे टीडीएस का फुल फॉर्म नहीं पूछा है। मैंने अगर उससे पूछता व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीडीएस, तब बताते हैं ना टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मेरे को टीडीएस का मतलब सीधे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब किसी चीज का फुल फॉर्म बता दो उसका मीनिंग हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। तो ध्यान से सुनो, टीडीएस है क्या? टीडीएस इज अ टाइप ऑफ एडवांस इनकम टैक्स। गेटिंग माई पॉइंट? टीडीएस एक तरह का एडवांस टैक्स ही है, कुछ और नहीं है। लेकिन इसमें क्या फर्क है? देखो गवर्नमेंट को अब क्या हुआ, जहां साल भर वेट करना पड़ता था टैक्स के लिए कि इस साल की इनकम इस साल मिलेगी, अब क्या होने लगा, उसको हर 3 महीने पे पैसा मिलने लगा। तो जब हर 3 महीने पे गवर्नमेंट को पैसा मिलने लगा, तो गवर्नमेंट और भी काम करने लगी, उनको पैसे जल्दी जल्दी मिल रहे हैं,
तो और भी बढ़िया काम, जैसे तुम्हारा कोई काम है, अब साल के अंत में पैसा मिलेगा, तो तुम सोचोगे ना उस साल का वेट करना पड़ेगा, तब पैसा मिलेगा तब काम करेंगे। अब क्या हुआ, हर 3 महीने पैसा मिल रहा है, तो अब काम तुम और ज्यादा कर चाहिए, इस 3 ही महीने पे पैसा मिल जाएगा, हम ये काम शुरू कर देते हैं, फिर अगले 3 महीने पैसा आएगा तो वो भी काम शुरू कर देंगे। सही है। तो गवर्नमेंट थोड़ा सा डेवलपमेंट और बढ़ा तेजी से, थोड़ा तेज हुआ डेवलपमेंट, गवर्नमेंट को पैसा हाथ में मिलने लगा हर 3-3 महीने पे। फिर गवर्नमेंट की थोड़ी लालच बढ़ी, लालच नहीं जरूरत है ना। तो उनको क्या हुआ कि अगर ये पैसा अगर हमें क्वार्टर की जगह पे हर महीने मिल जाता तो और अच्छा होता। कैसे मिल जाता, हर महीने। अगर ये टैक्स का पैसा हमें हर महीना मिल जाता तो और अच्छा था। गेटिंग माई पॉइंट। तो हुआ कि अब क्या किया जाए, तो हुआ कि चलो टीडीएस लाते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। बहुत सारी फॉरेन कंपनीज में, गवर्नमेंट में यूज हो रहा था ये टीडीएस, तो हमने वहां से उठाया और अपने यहां भी इंप्लीमेंट किया। अब टीडीएस में क्या है, टीडीएस में देखो ऐसे है कुछ, जैसे एक एग्जांपल, टाटा कंपनी में कितने एम्प्लॉयज काम करते हो, 4 लाख। रिलायंस कंपनी में मान लो 4 लाख, रेलवे में 10 लाख, हालांकि रेलवे में तो और ज्यादा इंप्लॉय है। लेकिन चलो एक छोटा सा सिनेरियो लेते हैं, सिर्फ ये 3 कंपनी मैंने उठाया, 3 कंपनी में कितने एम्प्लॉयज, 18 लाख एम्प्लॉयज। समझ गए। गवर्नमेंट को प्रॉब्लम एक आ रही थी, पहले तो इन 18 लाख लोगों को पकड़ो और इनसे टैक्स लो। 18 लाख को पकड़ो और इनसे क्या करो, टैक्स लो, कितना कमा रहे अपना ब्यौरा दें। समझ रहे हो। लेकिन एक चीज बताओ, कौन टैक्स देना चाहता है, ईमानदारी से तो कोई नहीं देना चाहता है। तो उनको पकड़ना, उनसे टैक्स लेना, ये काफी टेढ़ी खीर थी। और 18 लाख लोग, सोचो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छोटा पड़ जाता है इनके सामने। तो फिर क्या करना था, इसको कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि इन जो एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं इन कंपनियों के अंदर, जो इनकम कमा रहे हैं, उनका टैक्स स्ट्रिक्टली आ जाए हमारे पास। इनकम टैक्स वाले जब इनके पीछे पड़ते थे, बहुत से लोग ना टैक्स जमा कर देते थे, और बहुत से ऐसे भी होते थे जो हाथ छुड़ा के भाग जाते थे इनकम टैक्स से, मतलब नहीं टैक्स देते थे। कहने का मतलब ये, तो इन्होंने क्या सिस्टम निकाला टीडीएस का, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। व्हाट इज एट सोर्स, जहां से तुम्हारी सोर्स ऑफ इनकम है वहीं से टैक्स डिडक्ट हो जाए। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, सोर्स मतलब क्या है, जहां से तुम्हारी सोर्स ऑफ इनकम है, जहां से इनकम मेरी आ रही है। तो टीडीएस में ये नियम बनाया गया, गवर्नमेंट ने ये नियम बनाया कि ये लोग है ना कंपनी, ये लोग इनको इनकम दे रहे हैं ना, कंपनी के लिए तो खर्चा है, एम्प्लॉयज के लिए इनकम है। तो मैं देखो क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये कंपनियां इनको इनकम दे रही हैं, सही है। तो ये जब कंपनियां इनको जब इनकम पे करेंगी, है ना, जब इनको सैलरी देंगी, उसी समय उनका टैक्स क्या कर ले, काट ले, और वो टैक्स का पैसा है वो गवर्नमेंट को जमा कर दे, और जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है वो एम्प्लॉयज के हाथ में दे। गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आया कि नहीं है। अब क्या हुआ, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी किसकी गई, दी गई पेयर की, जो पैसा दे रहा है, जो इनकम दे रहा है। समझ रहे, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। अब अगर गलती करेंगे, अगर इन लोगों ने पैसा दे दिया और टीडीएस नहीं काटा, तो डिफॉल्टर किसको माना जाएगा, एम्प्लॉयज को नहीं, इन कंपनियों को। पेनाल्टी किससे ली जाएगी, इन कंपनियों से। अब कंपनी तो भैया जान ही रहे हो, वो पेनाल्टी क्या, वो 1 रुपया इंटरेस्ट नहीं देने के लिए तैयार है, तो कंपनी क्यों एक्स्ट्रा पैसा देगी। तो अब जैसे ये लोग सैलरी देते थे, ये सारे लोग टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा, गवर्नमेंट के खजाने में हर महीने पैसा आ रहा है, हर महीने सैलरी बन रही है, हर महीने गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है। अब गवर्नमेंट के हाथ में पैसा हर महीने आने लगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। दूसरा नंबर इससे फायदा क्या हुआ, पहला तो हर महीना पैसा आने लगा, दूसरा फायदा ये 18 लाख को पीछे नहीं भागना है मुझे सिर्फ कितने लोग के पीछे भागना है, इन 3 लोगों के पीछे भागना है। कौन से 3, टाटा, रिलायंस और इंडियन रेलवे, कि भैया तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ गए। तो बस 3 लोग के पीछे पड़े ये, और 18 लाख लोग का टैक्स आ गया हाथ में। कितना स्मार्ट तरीका है, सही है कि नहीं सही। भीड़ में जाने की जरूरत ही नहीं है, भीड़ में जाने की जरूरत ही नहीं है। पॉइंट क्लियर सबको। तो ये सीधे पहले सैलरी पे लगाया टीडीएस, फिर इन्होंने हर तरह के पेमेंट्स के ऊपर, जब भी आप कोई भी पेमेंट करो, जैसे मान लो मैं रेंट दे रहा हूं, मैं क्या दे रहा हूं, रेंट दे रहा हूं, रेंट भी अगर एक लिमिट से ज्यादा मैं पे करूंगा तो मेरे को टैक्स देना पड़ेगा, सही है। इसी तरीके से ब्रोकरेज, कमीशन, कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट, ठेका नहीं होता है, इतने ठेकेदार भी काम करते हैं,
तो ठेके का जब पेमेंट होता है तो वहां पे भी पेमेंट एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा होगा ना पेमेंट, तो वहां पे भी टीडीएस काट दिया, तो वहां पे हम लोग को टीडीएस चार्ट देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? चार्ट। तो टीडीएस आज के समय में आप गोरखपुर में या कहीं भी काम करोगे, सबसे ज्यादा आपको क्या हैंडल करना है? जीएसटी और टीडीएस, यही सबसे ज्यादा आपको फेस करना पड़ेगा। तो जीएसटी टीडीएस आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए। क्लियर? बाकी यहाँ पे तो कोई एग्जांपल दिया है। टीडीएस से बताओ फायदा किसको किसको है? दोनों को फायदा है। आपको क्या लगता है सिर्फ गवर्नमेंट को फायदा है? गवर्नमेंट को तो फायदा है कि हर महीने पैसा आ रहा है, ऊपर से हमें ज्यादा लोग के पीछे नहीं भागना, बस 2-3 लोग के पीछे भागना, टैक्स का पैसा आ गया। मैंने यहाँ देखो सिर्फ 3 कंपनियों का सिनेरियो दिया, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं इंडिया में। सोचो, अच्छा खासा वो पेमेंट करती हैं, उनका टैक्स का पैसा कैसे हाथ में आती है? गवर्नमेंट को बहुत सिंपली आ जाती है, तरीका है। और जो कंपनियां टैक्स देती हैं, कंपनियां तो अपना भी टैक्स देती हैं और ये एम्प्लॉयज का भी टैक्स दे रही हैं। समझ रहे हो? अब एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझाया गया है, आप लोग पढ़ लेना इसको, कि एक बंदा मान लो 55,000 रुपए सैलरी पा रहा है, सपोज हर महीना 55,000 सैलरी पा रहा है, एनुअल इनकम उसकी 6,60,000 हुई। अब इसके बाद इनके ऊपर करीबन टैक्स निकाला गया, सपोज वो 60,000 का डिडक्शन ले लिया, 60,000 उसका डिडक्शन हो गया, माइनस हो गया, और टैक्स 6 लाख के ऊपर उसका टैक्स बन रहा है, सपोज पुराने स्लैब रेट के हिसाब से 32,500 रुपए। अब अगर 32,500 रुपए उसको अगर अचानक टैक्स देना पड़ेगा मार्च में, तो उसकी तो हालत खराब हो जाएगी। पता चला 55,000 आया नहीं, 32,500 कहाँ चला गया टैक्स? उस महीने का उसका बजट हिल जाएगा मार्च में। सही है? तो ये एम्प्लॉयर से कहता है 32,500 इकट्ठा मत काटना मार्च में, ऐसा करना इसको हर महीने थोड़ा थोड़ा काट लिया करो। तो इस 32,000 को 12 से डिवाइड कर देगा उसका एम्प्लॉयर, हर महीना उसकी सैलरी से कितना काटेगा? 2,708 रुपए। तो अगर 55,000 में से 2,708 कटेगा तो उसको पता भी नहीं चलेगा, और उसका टैक्स भी गवर्नमेंट को जमा हो जाएगा। सही है ना? साल भर में। तो इस तरीके से इसका आराम से टैक्स भी उसके हाथ में आएगा कितना? 52,292 रुपए, उसका बाकी का टीडीएस कट गया। गेटिंग माई पॉइंट? तो इससे दोनों को कंफर्टेबल है ना, एम्प्लॉय के लिए भी आराम है कि धीरे धीरे हम टैक्स करें, हमें पता भी नहीं चला, वरना वो पेन बहुत तेज पता चलेगा। आगे देखिए, टीडीएस स्टैंड, चाहे फुल फॉर्म तो दिया अभी, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। एनी कंपनी और पर्सन मेकिंग अ पेमेंट, कोई भी कंपनी कोई भी पेमेंट जब करती है एक लिमिट से ज्यादा, तो उसको टीडीएस काटना पड़ता है। तो आपको ये देखना है कि किस पेमेंट में वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, थ्रेशोल्ड लिमिट कि इतने ज्यादा होता है पेमेंट तो हम टीडीएस काटेंगे। ठीक है? तो वही आपको यहां पे पढ़ना है। टीडीएस जो डिडक्ट करता है उसको डिडक्टर कहते हैं, और जिसके पेमेंट में से टीडीएस कट रहा होता है उसको डिडक्टी कहते हैं। समझ गए? जैसे मैं आपको सैलरी दे रहा हूं, तो मैं हूं डिडक्टर, मैं आपकी सैलरी से टीडीएस काटूंगा, आप लोगों को क्या बोला जाएगा? डिडक्टी। मैं क्या हूं? डिडक्टर। समझ गए? अब अगर मैं टीडीएस में डिडक्ट कर रहा हूं तो मेरे को क्या चाहिए? अगर मैं एम्प्लॉयर हूं, मेरे को आपका टीडीएस जमा कराना है गवर्नमेंट को, तो मुझे टैन नंबर लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? किसको? मुझे एक टैन, मुझे पैन नंबर होता है अपना इनकम टैक्स जमा करने के लिए, टैन नंबर होता है टीडीएस जमा करने। मैं आपका जो टीडीएस काटा है ना, मुझे उसे गवर्नमेंट को जमा करना है, तो मुझे टैन नंबर अप्लाई करना पड़ता है। टैन नंबर भी 10 ही डिजिट का होता है। जैसे पैन 10 डिजिट का होता है, वैसे ही टैन भी 10 डिजिट का होता है, बस फॉर्मेट अलग होता है। पैन में होता था 5-4-1, 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक, 1 अल्फाबेट। टैन में क्या होता है? टैन में 4 अल्फाबेट, 5 न्यूमेरिक, 1 अल्फाबेट। पैन 5-4-1 होता है, ये 4-5-1 होता है, फॉर्मेट थोड़ा अलग है। और 49A, अगर हम लोग इनकम टैक्स आप लोग को नहीं पढ़ा, अगर पढ़ोगे आप लोग तो 49A में आपका पैन अप्लाई होता है, और 49B में आपका टैन अप्लाई होता है। तो कंपनी अपना टैन अप्लाई करेगा, और जब आप लोग का टैक्स जमा करेगा तो आप सभी का पैन नंबर के साथ लेगा। आपका पैन नंबर चाहिए मुझे, आखिर में टैक्स आपका कैसे जमा करेगा? क्योंकि मैं बस जमा कर रहा हूं, लेकिन टैक्स जमा किसका हो रहा है? आप ही का हो रहा है। तो क्लियर है सबको? नाउ नेक्स्ट, टीडीएस इज डिडक्टेड ऑन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ, चाहे सैलरी का पेमेंट कर रहे हो, इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो, कमीशन, रेंट, कंसल्टेंसी फीस, प्रोफेशनल फीस, कोई भी है, और भी बहुत है, ये तो बस शॉर्ट दिया है। ठीक है? अब ये चार्ट को आपको ध्यान देना होगा। तो ये चार्ट देखो क्या कह रहा है, टीडीएस रेट चार्ट, फाइनेंशियल ईयर 25-26 हर साल अपडेट होता रहता है, थोड़ा मोड़ा चेंजेस। तो आपको हमेशा फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलना है। इस समय कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 25-26। तो 25-26 में हमें क्या लिमिट्स को ध्यान देना है वो हम लोग यहां देखेंगे। जैसे सैलरी है, सैलरी का तो एग्जम्पशन लिमिट चलता है,
क्या चलता है, एग्जेम्पशन लिमिट। तो इसमें ओल्ड स्लैब रेट है, न्यू स्लैब, दो टैक्स रेट के स्लैब होते हैं, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। आपने तो पढ़ा भी इनकम टैक्स में, जो लोग नहीं पढ़े अलग बात है, आगे पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है ना, एम कोर्स में। तो उसमें क्या होता है कि भाई 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, है ना। और अगर कोई इनकम 5 लाख रुपए के अंदर किसी की इनकम है तो उसको भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है ड्यू टू रिबेट। और न्यू टैक्स रिजीम में जाओगे 7.5 लाख तक टैक्स नहीं देना पड़ता है ड्यू टू रिबेट, है ना। तो अगर आपकी इनकम अगर 7.5 लाख के अंदर, एक तरीके से न्यू टैक्स रिजीम पे आ जाते हैं, 7.5 लाख के अंदर अगर मैं आपको साल भर इनकम दे रहा हूँ, सैलरी दे रहा हूँ, तो मैं आपका टीडीएस नहीं काटूंगा। 7.5 लाख से ज्यादा हो जैसे ही मैं आपको पेमेंट करूंगा साल का, मान लो तुम्हारी इनकम है 1 लाख रुपए महीना, तो 12 लाख हुआ ना सर, तो तुम्हें टैक्स काट लूंगा, समझ रहे। हालांकि अब आपको एक और चीज बता दूं, अभी नया फिर अभी स्लैब रेट आया, तो उसमें 12 लाख तक की इनकम पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा ड्यू टू रिबेट। 60,000 का रिबेट मिल रहा है। कितने का रिबेट है, 60,000 टैक्स बनेगा और 60,000 सीधे माइनस। तो वो कब से होगा, असेसमेंट ईयर 26-27। कब से, असेसमेंट ईयर 26-27 कमा रहे हैं लोग, उस पर टैक्स देंगे अगले साल, तो वो जो अगले साल जो 26-27 में हम कैलकुलेशन करेंगे, उस समय 12 लाख को कंसीडर करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट। तो मैं अगर आपकी सैलरी 12 लाख से ज्यादा आपको दूंगा, तब मैं आपका टीडीएस काटूंगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉइंट समझ में आया सबको। तो इसीलिए लिखा है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो ये हर साल गवर्नमेंट आगे पीछे करती रहती है, इसीलिए यहाँ पे कोई लिमिट नहीं लिखी गई है। अकॉर्डिंग टू जो फाइनेंस एक्ट, जो फाइनेंस बजट आता है, निर्मला सीतारमन जी फिलहाल जो पेश करती है उसके हिसाब से होगा। तो जो लिखा है ना स्लैब रेट, बाकी सबका तो लिमिट सेट है। अगर देखो प्रीमेच्योर विड्रॉल ऑफ ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड निकालता है, समय से पहले अगर प्रीमेच्योर करोगे, समय से पहले अपना ईपीएफ का पैसा निकालोगे, 50,000 रुपए से ज्यादा निकालोगे तो 10% टीडीएस कटता है। कितना परसेंट, मान लो तुम 1 लाख रुपए निकाल रहे हो, तुम्हारे यहाँ मान लो घर में ना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तुम्हारे पास कुछ और पैसे का समझ नहीं आ रहा है, तो तुमने अपने ईपीएफ का पैसा निकाल लिया 1 लाख, तो 1 लाख निकाला तो उसके ऊपर 10% टीडीएस कट जाएगा। आपके हाथ में कितना आएगा, 90,000। गेटिंग माई पॉइंट। निकाले 1 लाख लेकिन हाथ में कितना आया, 90,000। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 10,000 से ज्यादा अगर आपका ब्याज बनेगा, आपका 10% टीडीएस कट जाएगा, है ना। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी जस्ट लाइक बॉन्ड डिवेंचर, ये आप लोग खरीदते हो ना, तो अगर बॉन्ड डिवेंचर से लोग खरीदते हैं तो उसके ऊपर जो ब्याज बनेगा 10,000 से ज्यादा, जैसे ही साल का ब्याज बनता है तुरंत टीडीएस कटेगा। कितना परसेंट, 10। आपका मान लो ब्याज बना कितना, 50,000, तुरंत टीडीएस कटेगा 10%। आपके हाथ में आएगा कितना, 45,000, 5,000 टीडीएस कट जाएगा। डिविडेंड, लोग शेयर में पैसा नहीं लगाते तो उसमें डिविडेंड पाते हैं, डिविडेंड भी कितने से ज्यादा करें, 10,000 से ज्यादा, तो टीडीएस कितना कट जाता है, 10%। अगर आपने बैंक में पैसा, ये सेक्शन है, अच्छा ये सेक्शन मैंने नहीं बताया, ये का सेक्शन है 192 सैलरी के लिए टीडीएस का सेक्शन है, 192A इसके लिए, 193, 194, 194A है, ये सबसे ज्यादा इससे रिलेट करते हैं। देखो इसके लिए सिर्फ ब्लू कलर मैंने कर दिया, ये जो ब्लैक कलर वाले हैं वो सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको रेगुलर ये सब देखने को मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना है आपको। एक तो 192 भी दिमाग में रख लेना सैलरी का, और 194A पहला, ए फॉर आएगा, क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। ये सब तरीका होता है दिमाग में याद रखने का। तो इंटरेस्ट आएगा, आपको वेट रहता है कि मेरा पैसा बैंक में जमा है, तो अगर बैंक में पैसा आपका जमा है, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, अगर वहां ब्याज कितने ज्यादा बनता है, 50,000 से ज्यादा ब्याज बनता है, तब टीडीएस कटेगा कितना, 10%। गेटिंग माई पॉइंट। 30,000 40,000 इंटरेस्ट बनेगा, टीडीएस कटेगा नहीं। टीडीएस कब कटेगा, जब 50,000 से ज्यादा इनकम होगी तब इंटरेस्ट बनेगा तब। इंटरेस्ट ऑन बैंक पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट थोड़ी अलग है। सीनियर सिटीजन समझते हैं, जिसकी उम्र 60 साल या 60 साल से ऊपर हो। अगर आप 60 साल के भी होगे तो आप सीनियर सिटीजन हो। तो ऐसे में आपके लिए 1 लाख लिमिट है, 1 लाख से ज्यादा अगर आपका ब्याज बनेगा तब टीडीएस कटेगा 10%। बाकी अदर, मान लो तुमने कहीं और पैसा जमा किया है, कहीं फाइनेंस कंपनी में जमा किया है, वहां ब्याज तुम्हारा मिल रहा है, तो वहां पे सर जी लिमिट कितनी है, 10,000 ही है। समझ रहे हो, इसका मतलब गवर्नमेंट एक तरह से बोलती पैसा कहां रखो, इन सब जगहों पे रखो। तो 50,000 तक ब्याज पे टीडीएस नहीं काटेंगे। और इधर उधर रख रहे हो, बहुत सारी फाइनेंस कंपनियां जहां पैसा आप जमा करते हो ब्याज मिलता है, सही है ना, तो वहां पे सर जी आपको क्या पता है, एफडी सिर्फ बैंक में होती है, कंपनियों की भी एफडी होती है और ब्याज वो सब अच्छा देते हैं,
ये 7% से ज्यादा नहीं जाएंगे और वो सब 10-12 से नीचे नहीं आएंगे। 10% आराम से देते हैं सब, ठीक। तो ये, लेकिन हाँ लिमिट वहां पे इतने से ज्यादा होते हैं, टीडीएस कट जाएगा, टैक्स कट जाएगा। नाउ 194K पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड जो आपको डिविडेंड देती है 10,000 से ज्यादा होगा तो 10% टीडीएस कट जाएगा। लॉटरी, गेम शो, गैम्बलिंग, विनिंग, ये सब करते हो ना तुम लोग? सॉरी नहीं करते हो। तो कहने का मतलब है क्या, अगर गेम शो खेलते हो ना, गेम शो होता है कोई खेलते हो, लॉटरी अगर खेले तुम, अगर तुमने क्या गैम्बलिंग किया है ना, जुआ हुआ खेला, उसकी विनिंग जो होती है 194B में आती है सेक्शन में, और उसमें 10,000 से ज्यादा विनिंग होते ही टीडीएस कट जाएगा 30%। अगर तुमने 1 लाख रुपए कमाया तो 30,000 रुपए टीडीएस तुरंत कट जाएगा। हाथ में कितना आएगा? 70,000। और ये सब पढ़ लेना खुद से। हॉर्स रेस, कलकत्ता में हॉर्स रेस होता है ना, तो वहां पे सर जी हॉर्स रेस में अगर 10,000 से ज्यादा अगर जीतते हो, 10,000 के अंदर जीतोगे तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा, 10,000 ज्यादा जीतोगे खटाक से 30% टीडीएस कट जाएगा। 194C कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट। ठेका नहीं होता है, ठेका, मैंने कहा ये बिल्डिंग बना दो, ठेकेदार को मैंने पेमेंट किया, तो ठेकेदार को अगर हम पेमेंट करते हैं तो ध्यान रहे 30,000 से ज्यादा का पेमेंट करते हैं तो टीडीएस कटेगा 1%। अगर ठेकेदार कौन है? इंडिविजुअल और एचयूएफ है, इंसान है, इंडिविजुअल है। अगर ठेकेदार कंपनियां हैं तो उनका कितना टीडीएस कटता है? 2%, ठीक है ना। और अगर सिंगल ट्रांजेक्शन है, ये सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए, और अगर ठेका तो कई सालों मतलब चलेगा, 2-3 साल, धीरे धीरे हम उसको पेमेंट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? धीरे धीरे। तब लिमिट 30,000 नहीं, तब लिमिट कितना देखना है? 1 लाख। कि साल का 1 लाख से ज्यादा अगर पेमेंट हम उसको कर रहे हैं तो टीडीएस काटेंगे। जैसे पुल बनता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है, पता 3-3 साल बनते हैं, मतलब 2-2 साल 3-3 साल लग जाता बनने में, है ना। ओवरब्रिज देखते रहिए, काफी समय लग जाता है ओवरब्रिज में। अभी तो गोरखनाथ पुल ही देख लो, तो गोरखनाथ का पुल बनने में कितना समय लग रहा है? काफी समय लग रहा है, हालांकि बहुत तेज। अच्छा, खजांची का भी अभी बनी रहा, हाँ वो बहुत लंबा है, बिल्कुल सही। तो ये समझ में आया सब लोग को? अगला कमीशन ब्रोकरेज अगर हम किसी को दे रहे हैं उसके लिए सेक्शन 194H। एच क्यों है? हेल्प, वो तुम्हारी हेल्प करती है, एजेंट तुम्हारी हेल्प करते हैं। किस लिए एजेंट हेल्प करता है? कोई भी चीज खरीदने बेचने में, है ना। तो वो एजेंट जब तुम्हारा कमीशन, वो तुमसे कमीशन चार्ज करते हैं, तो उनके कमीशन कितने से ज्यादा अगर बना 20,000 से ज्यादा तो कितना टीडीएस कटेगा? 2%। सही है, 2% कमीशन है। और भी ये सब देख सकते हैं। रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी का अगर है 194IA, तो इसमें दे रखा है कि 50,000 से ज्यादा अगर तुम रेंट दोगे मशीन का तो ऐसे में 2% टीडीएस कटेगा। मशीन रेंट पे लेते ही नहीं लेते, बिल्डिंग्स बनती है, बड़ी बड़ी क्रेन लेना पड़ता है किराए पे, है ना। और क्रेन वहीं टिकी रहती है, कब तक रहेगी? जब तक वो बिल्डिंग बन नहीं जाएगी, बनते ही वो फिर मशीन वापस कर दी जाती है। तो उसका अगर मंथली रेंट अगर आप दे रहे हो या 50,000 ज्यादा आप जैसे रेंट दिए तुरंत 2% टीडीएस काटना है आपको। मान लीजिए आप ही की मशीन है, भाड़ा कितना? 1 लाख रुपए। मैं 1 लाख जैसे आपको दूंगा, मैं आपको सिर्फ हाथ में 90,000 रुपए दूंगा, 10,000 उठा के किसको दे दूंगा? गवर्नमेंट को। समझ गए? ये होता है। 194 ट्रांसफर टू इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। 50 लाख से ज्यादा का अगर कोई प्रॉपर्टी अगर बेचते हैं हम, है ना, मतलब सॉरी खरीदते, मैं खरीदार हूं, मैं पे करूंगा ना, तो मैं जब तुमको 50 लाख से ज्यादा का पेमेंट करूंगा ना तो मैं तुरंत टीडीएस काटूंगा। कितना %? 1%। मान लो 60 लाख की प्रॉपर्टी तुमसे खरीद रहा हूं, तो 60 लाख का 1% कितना हुआ? 60,000। मैं तुमको पेमेंट करूंगा 59,40,000। 60,000 टीडीएस गवर्नमेंट को चला जाएगा। तो ये सारे सेक्शन है सर। तो कैश तो दिखता ही नहीं है सर, कैश तो अलाउ ही नहीं है। 10,000 ज्यादा का पेमेंट कैश अलाउ नहीं होता, अपने शुरुआत में ही पढ़ा दिया था आपको। 10,000 ज्यादा का पेमेंट कैश अलाउड ही नहीं है। और प्रॉपर्टी के केस में 20,000 से ज्यादा वो ले ही नहीं सकता है बंदा सामने वाला, है ना। तो ये हो गया सर 194। आईए भी हो गया, आईबी है। आईबी में क्या बोला? रेंट अगर आप पे कर रहे हो, इंडिविजुअल एचयूएफ हो तुम रेंट दे रहे हो। मान लो मैंने बलदेव प्लाजा में एक बढ़िया सा शॉप या एडी सिनेमा मैंने बढ़िया सा शॉप ले लिया, उसका रेंट मान लो मैं देता हूँ 60,000 रुपये महीना, 50,000 ज्यादा हो गया ना। तो सर जी 2% टीडीएस काट के उसको पेमेंट करना। किसको? एडी मॉल को। एडी मॉल को जब मैं पेमेंट करूंगा तो मैं 2% टीडीएस काट के पेमेंट करूंगा। 2% किसको दे दूंगा? गवर्नमेंट को। और भी इसी तरीके से है, आप लोग इसको पढ़ लेना। टीडीएस ऑन ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स 5 लाख से ज्यादा 0.10
परसेंट टीडीएस कटता है। यहाँ पे और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, बस इतना ही है। ये देखो 194T, ये इंटरेस्टिंग है कि पेमेंट बाय पार्टनरशिप फर्म टू पार्टनर। पार्टनरशिप फर्म अगर अपने ही पार्टनर्स को पैसा देती है, पेमेंट कुछ करती है, 20,000 से ज्यादा अगर पेमेंट करेगी तो तुरंत क्या करेगी, 10% टीडीएस काटेगी। ये भी रूल है। तो इन सब रूल को देखो 194B, इनकम बाय वे ऑफ लॉटरी विनिंग, कार्ड गेम, क्रॉसवर्ड पजल, अदर गेम्स एनी अप टू 10,000 पर ट्रांजेक्शन नो टीडीएस डिडक्ट होगा। आपको पता ही है, उससे ज्यादा ही होते हैं। अब इनके लिए देखो 194B में कोई लिमिट नहीं है, जितना भी होगा सीधे कितना परसेंट टीडीएस कटेगा सर जी, 30%। आजकल नहीं, ये जो बड़ा सब गेम खेलते हैं क्रिकेट वाला, कौन सा क्रिकेट वाला चलता है जी, ड्रीम 11, इन सब पे भी टीडीएस कटता है सर, बढ़िया से। ठीक, व्हेन टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड, कब टीडीएस कटता है। कंसेप्ट ऑफ टीडीएस इज बेस्ड ऑन द सिंपल पार्टिसिपेशन ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट और ड्यू विच एवर इज अर्लियर। जैसे मैंने तुम्हारा पेमेंट ड्यू किया, टीडीएस काट लेना, ड्यू और पेमेंट टीडीएस काट लेना। सिर्फ और सिर्फ एक सैलरी है, सैलरी में कहा है गवर्नमेंट ने जब सैलरी पे करना तभी टीडीएस काटना। बाकी के केसेस में क्या होगा, खर्चा मेरा, मैं आपको रेंट दे रहा हूं तो रेंट मैं ड्यू करूं या रेंट पेमेंट करूं, जो दोनों में से पहले करूंगा, मेरे को टीडीएस काट लेना है। जैसे आपका रेंट ड्यू कब होता है, रेंट ड्यू होता है मंथ एंड में, अगले महीने में 5 तारीख को देता हूं, तो मैंने रेंट ड्यू कब किया, मंथ के एंड में, तो मैं तुरंत टीडीएस काट लूंगा और गवर्नमेंट को पे करूंगा। लेकिन अगर तुमने रेंट मांग लिया सर एडवांस, कि सर जरा एडवांस दे दीजिए, हमको 25 तारीख को एडवांस चाहिए, हमने आपको एडवांस 25 को दिया, मेरे को तुरंत टीडीएस काट लेना है। गेटिंग माई पॉइंट। तो खर्चा ड्यू हो या पेमेंट हो, विच एवर इज अर्लियर, जो दोनों में से पहले होगा, हमें टीडीएस काट लेना। सिर्फ और सिर्फ सैलरी के केस में क्या बोला है, सिर्फ 192 का जो सेक्शन है, सैलरी वाला सेक्शन, उसमें बोला है सैलरी ड्यू के केस में नहीं, जब सैलरी पे करना है ना तभी टीडीएस काटना। सर जैसे कार और में जाता हूँ, ये पूरा कैश, वो कितना कैश है? नहीं, एग्जैक्टली कैश अलाउड नहीं है, कहीं भी कैश नहीं अलाउड है। वो ले लेंगे, वो कई और तरीके से दिखाते हैं, उनका मामला है, लेकिन इसे अलाउड नहीं है, कैश अलाउड नहीं है इतना। ज्यादातर आप कार खरीदोगे ना, जो नॉर्मली अच्छी कंपनियां होती है, जब भी कार कहीं खरीदते जाओ शोरूम में, जल्दी वो कैश नहीं एक्सेप्ट करते हैं। वो कहते हैं कि आप चेक ले आओ, डीडी लेके आओ, पे ऑर्डर बना दो, ठीक है ना, और चेक भी नहीं लेते ना, वो डीडी और पे ऑर्डर ही मांगेंगे। चेक क्या है, पता नहीं तुम्हारे खाते में कितना पैसा है, और ले भी लेंगे चेक, तो चाबी कब देंगे, चाबी कब देंगे, जब चेक क्लियर हो जाएगा। समझ गए। तो टीडीएस कब कटता है, समझ गए ना। टीडीएस का पेमेंट कब होता है, अगले महीने की 7 तारीख को। अप्रैल मंथ में जितना मैंने पेमेंट किया आपको, टीडीएस मैंने काटा, मेरी कंपनी है, मैं रेंट भी देता हूं, मैं सैलरी भी देता हूं, मैं कमीशन भी देता हूं, मैं डिफरेंट पेमेंट्स करता हूं, एक लिमिट से ज्यादा, मैं सब में से टीडीएस काटूंगा और गवर्नमेंट को क्या करूंगा, जमा करूंगा अगले महीने की 7 तारीख को। अच्छा, इसमें हर महीने देखो, मई का, जून जुलाई सब कुछ सही चल रहा है। फरवरी का 7 मार्च है, लेकिन देखो मार्च का कब जमा होता है, बस मार्च महीने में, क्योंकि ज्यादा काम होता है ना अप्रैल में, तो इन्होंने मई समय कितना दिया, 30 अप्रैल तक का, 30 अप्रैल तक आप पैसा जमा कर सकते हो। व्हाट टीडीएस सर्टिफिकेट, अब सुनना जरा ध्यान से, तुम लोग मेरे एम्प्लॉय हो, तुम लोग का मैंने क्या किया, सैलरी में से टीडीएस काटा, ठीक है, तो तुम्हें भी तो प्रूफ मिलना चाहिए कि मेरा टैक्स कट गया। सारी गवर्नमेंट अगर मांगेगी तो मैं ये सर्टिफिकेट दूंगा, ये लो मेरा टीडीएस कट गया, ऑलरेडी मैंने आपको एडवांस टैक्स दे दिया, सही है ना। और सोचो, एडवांस टैक्स तो फिर भी इनकम हाथ में आई, फिर तुमने उसमें से दिया, और यहाँ टीडीएस कितना खतरनाक है, मेरे हाथ में इनकम है पूरी नहीं आई वहीं से टैक्स काट के जमा हो गया, है कि नहीं है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सोर्स मतलब जहां से सोर्स ऑफ इनकम, वहीं से टैक्स काट लिया गया। तो आपको प्रूफ मिलता है सर, अगर तुम्हारा टीडीएस सैलरी में से कटा है, किस में से कटा है, तो तुम्हारा एम्प्लॉयर एक सर्टिफिकेट देगा, उस सर्टिफिकेट का नाम है फॉर्म 16, टीडीएस ऑन सैलरी पेमेंट। ये कब मिलता है, हर महीने में सैलरी से टीडीएस का हर महीना नहीं दूंगा टीडीएस का सर्टिफिकेट, मार्च के बाद, लेकिन 31 मई के पहले तुम्हें मैं ये सर्टिफिकेट दे दूंगा। तो आजकल कंपनियां मेल कर देती हैं सारे एम्प्लॉयज को, वो एचआर डिपार्टमेंट का काम होता है। किसका होता है, अगर तुम कॉर्पोरेट में काम करो तो एचआर डिपार्टमेंट तुमको भेज देगी।
सर सैलरी के अलावा कहीं टीडीएस काटा, मान लो मैंने रेंट में टीडीएस काटा, आप मान लो मेरे मकान मालिक है, नितिन जी मेरे मकान मालिक है, इनको मैं रेंट दे रहा हूँ, मैं इनके रेंट में से टीडीएस काटा हूँ, तो इनको भी तो टीडीएस का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो इनको जो सर्टिफिकेट दूंगा उसका नंबर होगा फॉर्म 16A। टीडीएस ऑन नॉन सैलरी पेमेंट में मैं इनको 16A दूंगा। कैसे दूंगा? फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली होता है, और कब दूंगा? 15 डे ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। क्वार्टरली इनको टीडीएस का सर्टिफिकेट दे दिया करूंगा 3-3 महीने पे। सैलरी वालों को साल में एक बार, हर महीने नहीं, आपको क्वार्टरली। कौन से फॉर्म में दूंगा सर्टिफिकेट? यानी सैलरी के केस में फॉर्म 16 मिलता है सर्टिफिकेट। सैलरी के अलावा मेरा अगर कोई और पेमेंट में से टीडीएस कटा है तो मुझे क्या मिलेगा? मान लो मेरा मैं LIC एजेंट हूं, मेरा कमीशन बना, मेरा टीडीएस कट गया, तो मुझे 16A मिलेगा। क्या मिलेगा? अब 16B किस केस में है? टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। तुमसे मैंने प्रॉपर्टी खरीदी थी 1 करोड़ की, पेमेंट करूंगा, टीडीएस काटूंगा ना, तो सर जी आपको मैं सर्टिफिकेट क्या दूंगा? 16B। 16C किसके लिए? टीडीएस ऑन रेंट, एवरी ट्रांजेक्शन 15 डे ऑफ द मंथ, ये रेंट के लिए है ना। तो ये सब थोड़े अलग अलग सर्टिफिकेट्स हैं, बट आपको मेजरली ध्यान किसको देना? फॉर्म 16A को। सैलरी के केस में क्या मिलता है? फॉर्म 16। किसको मिलेगा जल्दी बताओ? डिडक्टी को। किसको मिलेगा? डिडक्टी को। कौन देगा? डिडक्टर। ठीक है। हाउ एंड व्हेन टू फाइल टीडीएस रिटर्न्स। अब आपको पता है हर महीना हम गवर्नमेंट को टैक्स टीडीएस का पैसा जमा करें, फिर गवर्नमेंट को ब्यौरा भी तो चाहिए कि किस बंदे का कितना तुम इनकम दिए, कितना टीडीएस काटे हो, इसको एक्सेल शीट में दो। मैंने सपोज करो सारे मेरे यहाँ 200 एम्प्लॉइज काम करते हैं, उन सब का टीडीएस मैंने गवर्नमेंट को जमा किया, करीबन सपोज 4 लाख रुपए मैंने टीडीएस जमा किया है। और वो 4 लाख जब जमा करूंगा ना, वो जमा कब करना होता है? इसके लिए एक चालान लगता है, जैसे आपने जीएसटी उसके लिए जीएसटी के लिए पढ़ा है, जीएसटी PMT 06 चालान होता था। यहाँ पे जो जमा होता है 281 नंबर का चालान होता है। किस नंबर का? 281 नंबर के चालान से हम गवर्नमेंट को पैसा जमा करते हैं। कब? 7 तारीख तक। तो टैक्स तो जमा कर देंगे सर हम, टीडीएस हमने क्या कर दिया? जमा कर दिया। अब ब्यौरा कब देंगे गवर्नमेंट को? देखो पहले होता है पहले पैसा दो, बाद में ब्यौरा देना। तो पैसा तो उनको हर महीना चाहिए, लेकिन ब्यौरा देखो कैसे लेते हैं। ऐसा किया करो 3-3 महीने ब्यौरा दिए। क्वार्टरली। क्यू मतलब क्वार्टरली है। 26Q 24Q 24Q सैलरी का ब्यौरा है। कैसे कैसे जाता है? Q1 का 31 जुलाई तक जाना है। Q1 कब खत्म होता है? अप्रैल, मई, जून, पहला क्वार्टर खत्म, तो 31 जुलाई तक मुझे रिटर्न फाइल कर देना है। यानी मान लो मेरा 200 एम्प्लॉय है, 200 एम्प्लॉयज का नाम, उनका पैन नंबर, उनकी कितनी सैलरी थी, उनका कितना टीडीएस मैंने जमा किया, ये पूरा मुझे डिटेल गवर्नमेंट को देना पड़ता है। समझ गए? Q2 जुलाई, अगस्त, सितंबर कब तक जाएगा? 31 अक्टूबर तक। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 31 जनवरी तक। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल नहीं, अप्रैल में तो 30-31 होता ही नहीं है, तो अगला महीना उठा लो 31 मई, यानी घूम फिर के 31 तारीख लास्ट डेट है। अदर देन सैलरी है, उसके लिए भी सेम है। सैलरी के अलावा कहीं अगर टीडीएस वीडीएस कटा, उसका ब्यौरा हमें 26Q में जमा होता है। क्यू क्यों लिखा है? क्यू मतलब क्वार्टरली जाता है, ब्यौरा हमें क्वार्टरली देना है। इनकम टैक्स रिटर्न साल में एक बार जाता है। जीएसटी रिटर्न हर महीने देना होता है। टीडीएस का रिटर्न क्वार्टरली देना है। कैसे देना है? टीडीएस का ब्यौरा। बाकी ये सब भी 26Q, QB, ये सब आप लोग खुद से देख लीजिएगा, बुक्स में दिया है ना। लायबिलिटी टू डायरेक्ट टीडीएस टैक्स किसकी काटने की जिम्मेदारी किसकी दी गई? जल्दी बताओ। हाँ, डिडक्टर मतलब वही पे, जो पैसा देगा वही टीडीएस काटेगा। ठीक है, बिल्कुल सही। हेंस अकाउंट। बस एक बात का ध्यान रखना, डू नॉट फॉरगेट कि जब हम कभी गवर्नमेंट को कोई पेमेंट करेंगे या बैंक को कोई पेमेंट करेंगे, कभी गलती से टीडीएस नहीं काटेंगे। इस बात का ख्याल रखना। whenever we make the payment to the government or the bank, जैसे मैंने बैंक से लोन लिया तो इंटरेस्ट याद है, इंटरेस्ट पे है कि इंटरेस्ट अगर इतने ज्यादा तो टीडीएस काट लेना। अब मान लो लोन के ऊपर ब्याज बना मेरा 1 लाख रुपए, अब हम 1 लाख रुपए ब्याज दे रहे हैं, अब हम कहें लाओ टीडीएस काट ले, तो बैंक के पेमेंट में से आप टीडीएस नहीं काट सकते हैं। जितना है इंटरेस्ट, पूरा इंटरेस्ट दे दीजिए उसको, आप उसके पेमेंट में से टीडीएस नहीं काट सकते।
मान लो गवर्नमेंट का बिल्डिंग है, आप उसमें अपना शॉप खोले हो, जैसे GDA टावर, बहुत से ऐसे होते हैं ना गवर्नमेंट के, तो वो भी बिल्डिंग बनाती है, वो भी किराए पे देती है। आप उनका किराया उनको दे रहे हो, गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को किराया दे रहे हो, या स्टेट गवर्नमेंट को कोई पैसा दे रहे हो, और उसमें से लाओ ज्यादा हो गया, लाओ TDS काट लें। अरे भैया, गवर्नमेंट के पेमेंट से TDS नहीं काटना है, गलती से सब काम मत करना। गेटिंग माई पॉइंट? बाकी किसी को पेमेंट को TDS काटो। ठीक, आगे देखिए, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट फॉर लेट पेमेंट ऑफ TDS। अगर तुमने TDS का टाइम 7 तारीख को नहीं जमा किया, तुम कर दिए 8 तारीख, क्या कर दिए 8 तारीख, तो देखो क्या होगा। इफ TDS इज अप्रोप्रिएटली डिडक्टेड बट नॉट पेड, तुमने TDS काट तो लिया, ड्यू करते तो भाई सैलरी से मैंने TDS काट के रखा, जेब में रखा और जमा नहीं किया टाइम से, वो लेट जमा कर रहे हैं, तो क्या होगा, नॉट पेड टू द गवर्नमेंट विद इन द स्पेसिफाइड ड्यू डेट, late interest at the 1.5% per month need to be paid. It should be paid from the due date and the TDS payment date, which TDS is actually paid to the government. अगर एक दिन भी डिले हुए, 1 महीने का ब्याज लग जाएगा। एक दिन भी डिले हुए तो कितने महीने का ब्याज लग जाएगा, पूरे 1 महीने का ब्याज। तो गलती मत करना। What is the interest rate on late deduction of TDS? TDS कब डिडक्ट करना है, ड्यू और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन तुमने क्या किया, लेट में डिडक्ट किया पेमेंट। ड्यू कब किया था, 30 को, पेमेंट कब किया 10 को, और TDS कब काट रहे हो 10 को, जबकि काटना था 30 तारीख को ना। 10 दिन डिले हुए हो तुम TDS काटने में, तो उस केस में क्या करेगा, 1% पर मंथ ब्याज 10 दिन का, तो 10 दिन का नहीं लेगी सर, पूरे महीने का लेगी। एक दिन भी एक्स्ट्रा, पूरा 1 महीना, उस पूरे महीने का पूरा ब्याज देना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? When should be deduct TDS at higher rate? आप कहते सर मैं 2% TDS काटना चाहिए, मैंने तुम्हारा 20% TDS काटा, तुम कह रहे सर इस पे तो 2% कटता, आपका 20% काटा। मान लो तुम्हारा कमीशन है, कमीशन पे 2% था ना, मैंने तुम्हारा 20% काटा, तुम चिल्लाए सर 2 कटता है, 20 क्यों काट दी गलती से। हमें गलती नहीं बेटा, सही है, मैंने तुमसे बोला पैन नंबर दो, पैन दो, पैन दो, तुम अपना पैन नंबर ही नहीं मेरे को दे रहे हो। तो अगर डिडक्टिव पैन नहीं देगा तो नियम यह है, जो भी टैक्स का रेट होगा या 20%, विच एवर इज हायर, वो TDS कटेगा। और ना पे 2 पैन, नहीं दोगे पैन तो हम काटेंगे TDS कितना, 20%। तुम सोचो 1 लाख कमीशन बना, 1 लाख हाथ में आएगा, 2% TDS कटेगा 2000। 2000 नहीं साहब, 20,000 रुपये कट गया TDS, 80,000 हाथ में आ रहा है। नहीं समझे? तो ये प्रॉब्लम है, पैन नंबर नहीं देने पे 20% TDS कटता है सर। तो 20% नहीं, ऐसे मत बोलना, कभी भी ऐसे मत बोलना कि पैन नहीं देने पे 20% TDS कटता है। क्योंकि सपोज मेरी लॉटरी इनकम है, मैं जहां कसिनो में गया, मैं पैन नंबर नहीं दिया, कसिनो में मैं खेल रहा हूं, मैं पैन नंबर नहीं दूंगा, जाओ, नहीं वहां पे मांगते भी नहीं सर कसिनो में। और ये नहीं कि टैक्स का रेट 30% है और 20% पैन नहीं देने पे, तो क्या लगता है विच एवर इज हायर। अगर 20% बोल दोगे तो पता क्या होगा, 30% और 20%, 20% लगेगा ना। लेकिन अब ये तुम्हारी बात गलत हो गई ना कि पैन नहीं देने पे 20 कटता है। अरे भैया उसका नॉर्मल रेट 30 है, तो हमेशा होता है कि जो टैक्स का रेट होता है और 20% विच एवर इज हायर, तो टैक्स का रेट कितना है 30%, पैन नहीं देने पे 20%, जो दोनों में से हायर हो 30%, तो TDS कितना कटेगा। यानी कसिनो में चाहे पैन दो या ना दो सर, 30% कटना है, सीधी सीधी बात। क्लियर यहां तक, कहीं कोई दिक्कत? लास्ट, फीस एंड पेनाल्टी फॉर लेट, दो पेनाल्टी भी लगती है सर, पेनाल्टी अलग है, वो लेट फाइन आता है। तो लेट फीस कितना लगता है, नॉन फाइलिंग TDS या TCS स्टेटमेंट जो भी है, तो लेट फाइन कितना है, फी फॉर लेट फाइलिंग कितना है, लेट और नॉन फाइलिंग है 200 रुपए पर डे के हिसाब से फाइन लगेगा, 200 रुपए टोटल। कितना अमाउंट मैक्सिमम TDS कट सकता, मतलब मैक्सिमम फाइन कितना हो सकता है, जितना तुम्हारा TDS का अमाउंट है उतने तक फाइन हो सकता है, उससे ज्यादा फाइन। मान लो तुम्हारा TDS का अमाउंट कितना था 4,000 रुपया, 4,000 जमा करना था, हम डिले हो गए, अब फाइन 200 रुपए के हिसाब से जोड़ते 10,000 हो रहा है, तो क्या 10,000 फाइन ले लोगे। 4,000 TDS है, मैक्सिमम फाइन 4,000 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। सर इंटरेस्ट अलग है और ये लेट फाइन अलग है, दोनों देना पड़ता है। लेट हो गए तो इंटरेस्ट भी देना है और लेट फाइन भी देना है। पेनाल्टी फॉर लेट फाइलिंग, ये तो फीस हो गई, अब पेनाल्टी कितनी है,
पेनाल्टी सर इतनी हो सकती है 10,000 से लेकर 1,00,000 तक। नॉट फाइलिंग विद इन 1 ईयर ड्यू डेट, एक साल तक तूने रिटर्न ही नहीं फाइल किया था वो जो टीडीएस काटा था, तो सर जी 10,000 से 1,00,000 तक की फाइन हो सकती है इन दोनों में से। मेनली असेसमेंट जो ऑफिसर होता है ना, जो टैक्स ऑफिसर होता है, वो डिसाइड करता है आपको कितना फाइन लगाना है। जिस तरह की आप गलती करोगे उस तरह का फाइन लगाएगा, ठीक है ना। इवन तो इसमें तो इम्प्रिजनमेंट भी था, जेल तक की हवा खानी पड़ती है, लेकिन अभी तो वो हटा दे, है ना, अभी नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ा पेनाल्टी, बहुत गलती करोगे तो जेल की हवा खानी पड़ सकती है। खैर, तो यहां तक बात था, ये तो टोटल टीडीएस का पार्ट। तो टीडीएस की थियरी काफी हद तक समझ में आ गई। टीडीएस क्लियर है। इफ समवन आस्क यू नट सेल, हम क्या कर सकते हैं, हम इतना कैसे नट शेल में हम इस तरह ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, सर टीडीएस एक तरह का एडवांस इनकम टैक्स है। किसको डिडक्ट करना होता है, पेयर को, है ना। कब डिडक्ट करना होता है, जब हम पेमेंट सामने वाले को कर रहे हो और वो लिमिट से ज्यादा आ रही हो। वो लिमिट हमें कहां देखने को मिलती है, इस चार्ट में। और टीडीएस जब हम लोग काटते हैं तो उसका पेमेंट हमें अगले महीने की 7 तारीख तक करना होता है, सही है। अगले महीने की 7 तारीख तक जमा कर देना है, तो अगले महीने की 7 तारीख इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद क्या करना होता है, जिसके भी पेमेंट से हमें टीडीएस काटते हैं उनको हमें सर्टिफिकेट देना होता है फॉर्म 16 में या 16A में। सैलरी के केस में फॉर्म 16, अदर देन सैलरी के केस में 16A। और सर हर 3 महीने पे हमें ब्यौरा भी गवर्नमेंट को देना होता है। जो ब्यौरा हम जो भेजते हैं टीडीएस का, वो 24Q में या 26Q में। तो नॉर्मली टैक्स पे करना है, सर्टिफिकेट देना है और गवर्नमेंट को रिटर्न भी फाइल करना है। तो ये सब करना होता है सर। और इन सब को करने के लिए हमारी कंपनी को सबसे पहला काम करना होता है, अगर हम टीडीएस काट के जमा करना है हमें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हमें अपना टैन नंबर बनवाना पड़ेगा। क्या बनवाना पड़ेगा, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। टैन नंबर को क्या कहते हैं, टैन नंबर का फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, है ना। कई लोग इसको शॉर्ट में बोलते हैं टैक्स असेसमेंट नंबर, बट क्लियर फुल फॉर्म क्या है, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। कौन बनाएगा सर, डिडक्टर? हाँ डिडक्टर, मैं अगर डिडक्टर हूं, मैं आपकी सैलरी से टीडीएस काटना है मुझे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेमेंट में से टीडीएस काटने की, तो मुझे अपना क्या करना पड़ेगा, टैन नंबर बनवाना पड़ेगा, ठीक है। समझ गए। तो आई एम अ मीडियम। चलिए हाँ, अब आगे असाइनमेंट आप लोग को मिल जाएगा जिसपे आपको प्रैक्टिकल करना है। तो जो नहीं,